दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग इस विषय से परिचित होंगे, नई शिक्षा नीति 2020। आज हम ये विश्लेषण करेंगे मित्रों की नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र एवं इसकी गुणवत्ता में कितना सुधार होगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो इस संबंध में देखे होंगे, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद से आप इस विषय में विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस हद तक आगे भविष्य में कारगर होगी। मित्रों, तो चलते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी भी दे दी। आपको जानकारी दे दूं मित्रों कि 2014 की सरकार की ये मैनिफेस्टो में यह विषय था कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020 पास की जाएगी और डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने 31 मई 2019 को अपना ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने रखा और यह 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। और आगे बढ़ते हैं मित्रों, और अभी तक हुए शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। जैसे 1968 ईस्वी में सबसे पहले डॉक्टर DS कोठारी नामक आयोग आई और सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा का नया आकार, नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग गठित किया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग, बता दो मित्रों कि 1964 से 1966 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा शिक्षा आयोग था जिसमें अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कदम उठाए। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम शिक्षा नीति घोषित की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। इसमें जो वर्तमान में अभी शिक्षा प्रणाली चल रही है, 10+2+3 की पद्धति का विकास, हिंदी को संपर्क भाषा, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास किया गया, तकनीकी शिक्षा पर जोर देना इनका मुख्य विषय था। और उसके बाद से मैं चर्चा करूं मित्रों की नई शिक्षा नीति जो 1986 में आई। 1986 के तहत भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया था। इस नीति की विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचा स्वीकार किया गया और 10+2+3 की संरचना को ध्यान में दिया गया। उसके बाद से पुनः 1986 की जो परिवर्तन हुई थी वो 1992 में संशोधित हुई और 1992 में इस नीति में संशोधन किया गया है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि 2000 और 2005 में आई थी। 2005 को संशोधित 2000 को संशोधित करके 2005 में पुनः NCF में कुछ नए बदलाव किए गए मित्रों। और उसके बारे में मैं बता दूं कि पिछले 4 NCF में, जैसे इससे पहले भी 1975 में आई, 88 में आई, 2000, उसके बाद संशोधन करके 2005 में आई थी। शिक्षकों से छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि बिना किसी बोझ के साथ सीखने को सुनिश्चित किया जा सके। और यह भी कहा गया कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है और हमारा फोकस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर होनी चाहिए। बच्चों पर पाठ्यक्रम के पाठ्य पुस्तकों का भार बढ़ता ही गया, इसलिए शिक्षा का नाम पर बच्चों पर बढ़ते बोझ को मुक्ति दिलाने के लिए भी प्रोफेसर यशपाल का दस्तावेज बिना बोझ की शिक्षा आई, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर प्रति 5 वर्षों में NCF को पुनर्समीक्षा किया गया। आगे मित्रों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आई, जो कि संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में सेक्शन 21 से जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। आगे बता दो मित्रों कि 2017 को कस्तूरीरंगन ने 31 मई 2019 को अपना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखा और 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई।
आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। और अब बता दूं कि स्कूली शिक्षा में भी बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पुरानी अभी तक जो व्यवस्था हमारी चल रही थी वो 10+2 की व्यवस्था चल रही थी, पर अब जो नई फॉर्मेट आई है उसमें 5+3+3+4 डिज़ाइन किया गया। उम्र 3 से 8 सालों तक की ये चरण होगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें लोगों को परेशानी हो रही है समझने में। इसमें मूलभूत चरण पूर्व प्राथमिक स्टेज की होगी, जो कि ग्रेड 1 और 2 होगी। प्रारंभिक चरण ग्रेड 3 से 5 तक की होगी कक्षा, और मध्य चरण 6 से 8 तक की, और माध्यमिक चरण 9 से 12 तक की होगी मित्रों। ये 5+3+3+4 के डिज़ाइन में मैं आपको ये जानकारी दे दूँ मित्रों कि 5 सालों में प्रथम जो 3 साल होगी वो प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे, और उसके बाद से कक्षा 1 और कक्षा 2 फाउंडेशन स्टेज की कहलाएगी, जिसमें 2 साल में कक्षा 1 और कक्षा 2 शामिल होंगे। उसके बाद से प्रारंभिक चरण ग्रेड 3 से 5, यानी कि इसके बाद कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल होंगे, और इसके बाद 3 साल की मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा को मिडिल स्टेज कहेंगे। चौथे स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक की होगी, जो कि 4 सालों की होगी। पहले जहां कक्षा 11वीं से विषय चुनने की आज़ादी थी, वहीं अब कक्षा 9वीं रहेगी, यानी कि आप कक्षा 9वीं से ही आगे की पढ़ाई के लिए विषय को चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और जानकारी दे दूं कि पहले 5 वर्ष की पढ़ाई जो फाउंडेशन स्टेज की रहेगी, जो कि मैंने डिस्कशन किया हो, और खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों की पढ़ाई होगी। इसमें मुख्य फोकस सिर्फ पढ़ाई करनी ही नहीं, इसके साथ आपको अन्य गतिविधियों पे भी ध्यान देनी होगी, और ये सारे असेसमेंट को जोड़ करके एक डाटा तैयार की जाएगी। कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे कक्षा 3 से 5 तक की। कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज की होगी मित्रों, और कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास की शुरुआत की जाएगी। छठी तक पहुंचने के बाद कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, यानी कि कंप्यूटर कोडिंग का मतलब जिस तरह से अन्य देशों में, चाइना, जापान में हम देखते हैं कि वहाँ छठे क्लास से आगे से ही कोडिंग की पढ़ाई की जाती है। जैसे वो छात्र कंप्यूटर कोडिंग में ऐप निर्माण कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पाएंगे, तथा विशेष रुचि पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तथा इंटर्नशिप कर पाएंगे। अगर किसी विद्यार्थी को ये मन रहेगा कि हम किसी स्किल्स के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी किसी संस्थान में जाकर के लेना चाहेंगे, तो वो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के द्वारा इंटर्नशिप कर सकेंगे। इससे कि उनमें टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगी, और आगे चल के भविष्य में उसको रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। इसमें मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा करें मित्रों की 5वीं तक की पढ़ाई जो होगी वो मातृभाषा में होगी, जहाँ तक संभव हो सके। स्थानीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में होगी। त्रिभाषा फॉर्मूला में कम से कम 2 भारतीय भाषा होगी। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। त्रिभाषा फार्मूला का मतलब हम बता दें मित्रों कि अगर मान लिया कोई साउथ में पढ़ाई करते हैं बच्चे, और वहाँ पे वो अगर एक भाषा अपना क्षेत्रीय भाषा ले सकते हैं, और उसके बाद से 2 भाषा वो भारतीय भाषा ले सकते हैं, जिसमें एक हिंदी हुई और एक जो और भाषा शामिल है वो भारतीय भाषा की ही पढ़ाई कर सकते हैं। आगे की 4 वर्ष जो कि बहुत महत्वपूर्ण वर्ष हैं, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज की होगी मित्रों। विषय के प्रति समझ तथा विश्लेषण क्षमता का विकास करना मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अपने मनपसंद विषय चुनने की आज़ादी होगी, यानी कि वो कोई भी विषय चुन सकते हैं। ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप जो स्ट्रीम सिस्टम, कहने का तात्पर्य है कि स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दी गई है। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है और वो सोचता है कि हम बायोलॉजी पढ़ें, तो वो भी शामिल करके पढ़ाई कर सकता है।
और इसके तहत ये ख़ास पूल बनाकर सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। और आगे हम आपको ये जानकारी दे दें मित्रों कि स्कूल से जो स्ट्रीम सिस्टम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है और वो अगर फिज़िक्स पढ़ाई करना चाहता है या बायो पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी अपने ये सब्जेक्ट में रख सकता है। और ये इसके लिए एक सिस्टम बनेगी जो कि ख़ास पूल बनाकर सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। आगे चलते हैं मित्रों कि 9वीं से 12वीं तक की जो परीक्षा होगी वो सेमेस्टर सिस्टम में होगी, यानी कि साल में 2 एग्ज़ामिनेशन होगी और एक 6 महीने पे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होगी, जिसमें 6 महीने में एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी, फिर साल के अंत में दूसरे सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी और 1 साल की पूरी जो रिपोर्ट है वो दोनों सेमेस्टर के अंकों को मिला करके जानकारी आपको दे दूँ कि वो बनाई जाएगी। हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी और साल के अंत में दोनों सेमेस्टर जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड जो होगी वो 360 डिग्री असेसमेंट पे होगी मित्रों, यानी कि कुछ अन्य एक्टिविटी पे भी ध्यान दी जाएगी। सिर्फ आपकी जो एग्जामिनेशन में मार्क्स आते हैं उस पर सर्टिफिकेट नहीं बनाई जाएगी, बल्कि वो 360 डिग्री असेसमेंट पे होगी कि आपकी अन्य जो एक्टिविटी है उस सेशन के दौरान क्या क्या है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या हुई, आपने और अन्य क्या क्या कार्य किया है उस साल के दौरान, उसके तहत आधार पे ही ये असेसमेंट तैयार की जाएगी। और बता दूं मित्रों कि रटने की क्षमता पर नहीं बल्कि समझने की क्षमता पे जोर दिया जाएगा। मुख्य विषय है ये, जिसमें रटंत विद्या को समाप्त करके विश्लेषण क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें समझने की विकास किया जाएगा। अपने मनपसंद की भाषा में बोर्ड की परीक्षा दे सकेंगे। कोई ऐसी अनिवार्य नहीं रहेगी कि आप इंग्लिश माध्यम से दे पाएंगे या हिंदी माध्यम से, जो भी आपकी रुचि है और जिसमें आप अपने को सक्षम मानते हैं उसके आधार पे आप परीक्षाएं दे सकते हैं मित्रों। आगे चलते हैं और सबसे अच्छी स्कीम अभी तक की जो भी जो नीति आई है उसके तहत हमें यही लगी है कि उच्च शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन हो गया मित्रों। उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम लागू होगी, यानी कि अगर आप कहें तो साल के फर्स्ट ईयर अगर हम ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन लेते हैं और अगर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद से हम किसी भी कारणवश आगे 2 सालों की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो हमारी पूरी साल बर्बाद हो जाती थी। परंतु अब नए सिस्टम के दौरान अगर हम 1 साल की एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं और देख कि अगर ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो हम 5 या 10 सालों के बाद से भी अपनी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यानी कि डिग्री ले सकते हैं। देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड दे पाएंगे। ऐसा मान लिया जाए कि अगर आप 12वीं पास करते हैं तो उसके अंकों के आधार पे ही नहीं, एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगी और 12वीं के अंक और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंकों को जोड़ करके आपको जिस भी कॉलेज में देश में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे एडमिशन ले सकेंगे। प्रदर्शन के आधार पर 12वीं की कक्षा के नंबर में जोड़ दिया जाएगा और उसके आधार पर मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं मित्रों। आगे मैं आपको जानकारी दे दूं कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 और 4 सालों में बांट दिए जाएंगे। 1 साल में सर्टिफिकेट दी जाएगी, 2 साल में डिप्लोमा दी जाएगी, 3 साल में बैचलर डिग्री दी जाएगी और 4 साल में बैचलर डिग्री विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। मित्रों जानकारी दे दूं कि अगर आप 1 साल अगर ग्रेजुएशन में 1 साल की पढ़ाई करके आप छोड़ देते हैं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 सालों की पढ़ाई करके आप ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगर आप बैचलर की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको 3 सालों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बैचलर डिग्री विथ रिसर्च लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 साल की डिग्री कोर्स करनी पड़ेगी। इसके तहत मैं आपको ये जानकारी दे दूँ मित्रों कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन विल बी आइदर 3 और 4 ईयर्स विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। 1 साल में सर्टिफिकेट दी जाएगी और दूसरे साल में एडवांस डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी, 3 साल में बैचलर की डिग्री आपको दी जाएगी और 4 साल में आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। आप कभी भी ड्रॉप आउट होकर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। आगे मैं आपको जानकारी दे दूं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत हो जाएगी। क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए मित्रों एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का निर्माण किया जा रहा है। आपको ये जानकारी दे दूं कि डिजी लॉकर एक ऐप आती है, उसमें आपकी जो क्रेडिट होगी वो वहाँ पे स्टोर रहेगी। आप कभी भी जाकर के अपने क्रेडिट को देख सकते हैं। डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे, जहाँ पे आप अगर 1 साल की पढ़ाई करने के बाद से छोड़ देंगे और या दूसरे साल की पढ़ाई करने के बाद से छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आपकी जो क्रेडिट होती है वहाँ पे आपकी बढ़ती घटती रहती है और वहाँ से आप उस क्रेडिट को देख सकते हैं।
रहेगी। डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे मित्रों। किताबों के बोझ को कम कर दिया जाएगा। बीच में प्रमाण पत्र के साथ पढ़ाई छोड़ने का विकल्प दिया गया है। आप डिग्री या सर्टिफिकेट की कोई भी ले सकते हैं, डिप्लोमा की सर्टिफिकेट ले सकते हैं और बीच में भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। आगे आप जब कभी भी आपको भविष्य में मन करे आगे की पढ़ाई करने के लिए तो आप ले सकते हैं। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल का मास्टर डिग्री कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं, ठीक है, तो 1 साल तो आपकी एमए की 4 साल में ही आ गई और उसके बाद से आप 1 साल एमए की कोर्स कर सकते हैं और सीधे पीएचडी कर सकते हैं। इससे पहले जो नियम था मित्रों कि आप मास्टर डिग्री के करने के बाद से एक एमफिल कोर्स करना पड़ता था, जो कि एक रिसर्च कोर्स होता है मित्रों। एमफिल कोर्स करने के बाद से आप वो अगर पास होते हैं उसके बाद से आप पीएचडी कर सकते थे। लेकिन अब नई सिस्टम के अनुसार से बीच में जो एमफिल का कोर्स यानी रिसर्च वाली जो कोर्स है वो ख़त्म कर दी गई है। उसके आधार पे आप डायरेक्ट मास्टर डिग्री करने के बाद से पीएचडी की कोर्स कर सकेंगे। आगे बता दो मित्रों कि एमफिल का कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा और ख़राब स्तर वाले जो शैक्षणिक संस्थान होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे। जिसकी क्रेडिट अच्छी नहीं है वो शैक्षणिक संस्थान को आगे भविष्य के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके आप अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। टीचर एजुकेशन में क्या बदलाव हुई है, जो न्यू पॉलिसी 2020 जो आई है जिसके तहत शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें क्या परिवर्तन हुई है उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे मित्रों। क्योंकि टीचर एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है पूरी शिक्षा व्यवस्था में। जब टीचर एजुकेटेड रहेंगे, टीचर को नई पैडागोजी मेथड्स के बारे में जानकारी जब तक नहीं होगी वो बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे सकती उस चीज़ के बारे में। जो भी चेंजिंग हुई है शिक्षण प्रक्रियाओं में इसके बारे में टीचर एक अहम कड़ी के रूप में गठित हुई है। ए न्यू एंड कम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 फॉर गाइडलाइंस। जिस तरह से हम जानते हैं मित्रों कि NCF 2000 और 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बच्चों को के लिए शिक्षा यानी कि बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में अपने कम्युनिटी से जोड़ करके शिक्षा देना एक अहम कड़ी थी। उसी तरह से टीचर एजुकेशन में ही एक कम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCFTE आई है, जिसके तहत एक अलग से टीचर्स के लिए ही खास करके एक फ्रेमवर्क बनाई जाएगी। इस फ्रेमवर्क में एक करिकुलम के तहत टीचर में जो भी बदलाव होगी उनकी पॉलिसियाँ में सारी चीज़ों की जानकारी टीचर को उस करिकुलम के मेथड से दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। यानी अभी ग्रेजुएशन के बाद से जो बीएड की 2 साल वाली जो प्रक्रिया है वो 2030 तक ही रहेगी और 2030 के बाद जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो 4 साल की बीएड की डिग्री उनको लेना रहेगा। यानी कि अगर वो टीचिंग के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसे 4 साल की डिग्री लेनी पड़ेगी, जो कि 12th के बाद से ही वो अपना इस क्षेत्र में अपने करियर बनाने के लिए 4 सालों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं मित्रों। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द NCTA इन कंसल्टेशन विथ NCERT। यानी जो नेशनल करिकुलम टीचर्स एजुकेशन के लिए जो फ्रेमवर्क बनाई जाएगी, एक करिकुलम बनाई जाएगी जिसमें NCERT के साथ उसकी सहयोग भी होगी। आगे चलते हैं मित्रों। रिवर्स टीचर रिटायरमेंट एंड करियर पाथ, यानी टीचर की जो रिटायरमेंट होने से पहले तक, यानी कि जिस तरह से हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र जिस तरह से अपना करियर बनाते हैं जो कि एक आगे चल कर के वो एक अच्छे पद पे बने रह सकते हैं, उसी तरह से अब टीचिंग की जो रिटायरमेंट सिस्टम होगी उसमें भी वो एक करियर पाथ यानी कि एक अपने रिटायरमेंट से पहले तक एक उच्च पदाधिकारी के रूप में यानी कि शिक्षा मंत्रालय के उच्च पदाधिकारी के रूप में भी वो व्यवस्थित हो सकते हैं, यानी कि उनकी करियर की ग्रोथ वहाँ तक हो सकती है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कदम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर एजुकेशन के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों कि कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD
CPT 15 hours online seminar, pedagogy training changes method of teaching technology for teacher and principals। यानी कि एक साल में टीचर हो या प्रिंसिपल हो, दोनों को एक साल में कंटिन्यू 50 घंटे की ऑनलाइन सेमिनार यानी टीचिंग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो हो रही बदलाव है, पैडागोजी के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हो, नई तकनीक के तहत किस तरह बच्चों को पढ़ानी है, उसके बारे में उन्हें टीचिंग दी जाएगी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है आगे की पॉलिसी में और टीचर एजुकेशन के तहत, जो कि लेना बिल्कुल ही अनिवार्य रहेगी। आगे चलते हैं मित्रों की शिक्षा पर खर्च। जहाँ तक भारत की जीडीपी का सवाल है तो शिक्षा पे भी 1% खर्च की जाती है, और जैसा कि आंकड़ा 2017 और 18 में बताई गई है कि 2017-18 में भारत सरकार ने जीडीपी का महत्व 2.7% ही शिक्षा पर खर्च किया है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा पर 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं कितनी हद तक ये इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो कि 6% तक खर्च हो सकती है, जो कि एक अच्छी कदम है भारत सरकार के द्वारा। आगे है नेशनल एजुकेशन जो बिल आएगी उसके तहत किस तरह से इसमें कानून बनेगी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे मित्रों की। नेशनल हायर एजुकेशन बिल आएगी, उसके बाद से कैबिनेट की इसकी मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से संसद में पेश की जाएगी, संसद में पेश की जाएगी। उसके बाद से यह एक कानून का रूप लेगा, और कानून के रूप लेने के बाद इसके बाद से राज्य सरकार को भी अपने सदन में इसे पास करना होगा और अपने अपने राज्यों में इसे लागू करना होगा। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव लाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ मित्रों, और उम्मीद है कि इस पूरे सेशन के दौरान आप नई शिक्षा नीति 2020 को तार्किक रूप से विश्लेषण के तहत आप इस विषय को समझ पाए होंगे, और हमारा ये प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करेंगे, और हमारे इस प्रयास को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं और भी वीडियो आपके लिए तैयार कर सकूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। थैंक यू वेरी मच।